नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी नीश में ऑपरेट करती है। और अगर हम नीश के बारे में बात करें तो कंपनी मेजरली कॉरपोरेट हब्स, बीपीओ, सर्विस सेंटर्स इन सब में कामकाज रखती है। और अगर एक फैक्ट मैं आपको बताऊं तो कंपनी का रेवेन्यू कंपनी के मार्केट कैप से बड़ा है। जी हाँ, मैंने उल्टा नहीं बोला है, कंपनी का रेवेन्यू कंपनी के मार्केट कैप से बड़ा है। ये बहुत बार होता है, ये तब होता है जब मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के स्टॉक का नाम है हमारे अपडेटर सर्विसेज, इसे शॉर्ट फॉर्म में यूडीएस भी बोलते हैं। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का कामकाज अगर हम देखें, सेक्टर देखें कंपनी का, तो सर्विस सेक्टर में आता है। और मैं आपको थोड़े अच्छे से बताऊं तो जैसे जितने भी कॉरपोरेट हब्स होते हैं, बिजनेस ऑफिसेस होते हैं, ये सब मेंटेन करती है कंपनी। वहाँ क्लिनलीनेस, वहाँ मेंटेनेंस गाइस, बीपीओ, सर्विस सेंटर्स, जहाँ जहाँ काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं, तो मोर और लेस ये कंपनी देखती है। और दो फैक्ट्स जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं हर स्टॉक के बारे में, तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंडिया की आउटसोर्स मैनेजमेंट कंपनी है। जी हाँ, सेकंड लार्जेस्ट। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 1000 करोड़ के आसपास है, और वहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3000 करोड़ है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो कंपनी 1990 में शुरू हुई थी, एज अ पार्टनरशिप फर्म में शुरू हुई थी और ये चेन्नई में शुरू हुई थी। इनका मेजरली काम केटरिंग, हाउसकीपिंग का था। 13 नवंबर 2013 तक कंपनी पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो चुकी थी और कंपनी का नाम अपडेटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हो चुका था। 2010 से 16 के बीच कंपनी ने अपने एक्सपेंशंस करे और काफ़ी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें एयरपोर्ट्स, होटल्स, रेल सर्विसेज, ये सब भी इंक्लूडेड थे। 2017 से 19 के बीच कंपनी ने काफ़ी मेजर एक्विजिशंस करे, स्टैनवर्थ, मैट्रिक्स, फ्यूजन फूड, ग्लोबल फ्लाइट्स, ये सब। जैसे ग्लोबल फ्लाइट्स आपके एविएशन में क्रूज भेजते हैं, जो आप क्रू मेंबर्स देखते हैं, तो ग्लोबल फ्लाइट्स बेसिकली वही करती है। फ्यूजन फूड, स्टैनवर्थ, ये सब अलग अलग सेगमेंट्स के लिए कंपनी ने इन्हें एक्वायर किया है। स्टैनवर्थ आपके कॉर्पोरेट हाउसेस संभालता है, मैट्रिक्स आपके सेल्स देखता है। तो मतलब हर एक्विजिशन हर सेगमेंट को टारगेट करके करा है कंपनी ने। 25 सितंबर 2023 का अगर हम देखें तो कंपनी ने आईपीओ अनाउंस करा, रेजिंग 640 करोड़, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू था और 240 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 280 से 300 के बीच में कंपनी का आईपीओ आया था। लोकेशंस की बात करते हैं, कंपनी का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस कम है बट मोर और लेस है। साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ कोरिया और यूरोप में। कम क्यों है मैं अभी आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा। कंपनी इंडिया में जो जो सिटीज़ में ऑपरेट करती है, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, तो आप देख सकते हैं मेजरली ये कॉरपोरेट हब्स में काम करती है। अब टोटल रेवेन्यू मैं आपको बता रहा था कि कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस कम कैसे है। जैसा आप यार डोमेस्टिक में देख सकते हैं, कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2570 करोड़ के आसपास आया, और वहीं इंटरनेशनल में देखें तो सिर्फ 170 करोड़। तो अभी कंपनी को इंटरनेशनली एक्सपैंड बहुत करना है। और अगर हम विद इन इंडिया देखें, कंपनी जो 90% का रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें से 60% फ्रॉम साउथ इंडिया आता है और 40% फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। अभी कंपनी ने नॉर्थ इंडिया भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा है। सेक्टरल एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले इनमें दो वर्टिकल्स आते हैं। एक आता है आईएफएम। आईएफएम का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब जैसे इसके अंदर क्या क्या मेंटेनेंस वाली चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस। फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ गुड़गांव में साइबर हब है, ये एक कॉरपोरेट पार्क है, तो वहाँ की मेंटेनेंस के लिए वो सारी चीज़ें आईएफएम के अंदर आएंगी। फिर आता है बिजनेस सपोर्ट सर्विस, इसे शॉर्ट फॉर्म में बीएसएस भी बोलते हैं लोग। तो इसके अंदर बीपीओ, ऑडिट, सर्विस सेंटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, यहाँ मैंने बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, आप बस वीडियो में बने रहिए। जैसा बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में आया था कि 30.7 बिलियन का इनफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में आने वाले 2 सालों में, जिसका रिजल्ट होगा कि 88% का अपसाइड हम देख सकते हैं। तो ये इंडिया का रियल एस्टेट ऊपर जाएगा, बूम करेगा, ऐसा ये बता रहा है ये आर्टिकल। अब ये आर्टिकल कैसे कनेक्टेड है हमारे स्टॉक से? अगर आप यहाँ देखेंगे, इंडिया का
ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये ऑरेंज लाइन ये इंडिया का ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये ऊपर जा रहा है, और ये ब्लू लाइन इंडिया का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज में हमारा स्टॉक यूडीएस आ जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है, इंडिया में रियल एस्टेट का इनफ्लो बढ़ रहा है, तो मोर और लेस आने वाले टाइम में यूडीएस की डिमांड बढ़ सकती है। अब हम थोड़े डाउनसाइड्स की बात करते हैं। तो एआई ट्रांसफॉर्मेशन, एआई काफ़ी ब्रूटली लेबर इंटेंसिव काम को कम कर रहा है, और लेबर इंटेंसिव काम का अगर हम देखें क्लोज टू 70 से 80% यूडीएस का काम लेबर इंटेंसिव ही है। बट एक मेरी थ्योरी ये है कि जैसे एआई एंट्री कर रहा है, तो एआई बेसिकली बीपीओ, ऑडिट, आईटी सपोर्ट और सर्विस, इन सब चीज़ों में एआई हैम्पर करेगा। अब ऐसी मेरी थ्योरी है, ऐसा मेरा अजम्पशन है कि जैसे यूडीएस है, तो यूडीएस को एक एम्प्लॉय को पे करना है फॉर एन एग्जाम्पल 60,000, और वो एम्प्लॉय 8 घंटा काम करता है, 8 घंटे काम करता है और वो 60,000 एज ए सैलरी लेता है। तो 60,000 का सैलरी लेके ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं वो 1,20,000 का काम लेके आता है। तो ये चीज़ जब एआई आएगी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। एआई 24/7 काम करेगा, 8 घंटे काम नहीं करेगा। और जैसे जैसे एआई मोर और मोर जेनरिक हो जाएगा, तो इसकी कॉस्टिंग भी 60,000 जो हम सैलरी दे रहे हैं उससे काफ़ी कम आ जाएगी एआई को यूज़ करने में। तो मार्जिन्स भी काफ़ी आने वाले टाइम में हम एक्सपैंडेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से कंपनी में लेबर्स कम हो जाएंगे, बट कंपनी ऑटोमेट हो जाएगी और कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। इस सेक्टर में एक और डाउनसाइड है कि ये सेक्टर क्लाइंटल ओरिएंटेड है काफ़ी ज़्यादा। जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, वो कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है, मान लीजिए पैराशूट का ऑयल आता है वो बना रहा है, तो वो ऑल ओवर इंडिया बिकता है। एक आधे कंज्यूमर कम हो जाएंगे तो कोई इतना वो मास में खेलता है। और वहीं अगर हम सर्विस जैसी बात करें, फॉर एन एग्जाम्पल यूडीएस ही लेते हैं, तो यूडीएस गिन चुन के क्लाइंट्स रखता है। यूडीएस के ये 6 क्लाइंट्स हैं, और उन 6 में से एक क्लाइंट 24% ऑफ रेवेन्यू देता है, एक 21%, एक 19, एक 18, एक 11 और मोर और लेस दूसरा 7%। तो एक भी अगर क्लाइंट बैक ऑफ करता है तो कंपनी के शीट्स में काफ़ी बड़ा इफेक्ट हमें दिखेगा। और ये हम कॉन कॉल वाले पार्ट में दिखाएंगे कि एक कंपनी की सब्सिडरी ने बैक ऑफ किया और कंपनी की बैलेंस शीट बिगड़ गई। तो ये भी एक डाउनसाइड है इस सेगमेंट में। एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करें, तो मार्जिन्स इस सेक्टर में मोर और लेस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कम रहते हैं, 5 से 8% के आसपास रहते हैं। बट ये मार्जिन्स एआई के आने के बाद, मेरी थ्योरी आपने देखी, तो अगर थ्योरी वर्कआउट होगी तो एआई के बाद ये मार्जिन स्काई रॉकेट करने चाहिए। अब बाकी कोई भी सेक्टर की तरह ये सेक्टर भी साइक्लिकल इन नेचर है। अब बहुत लोगों का डाउट आएगा कि साइक्लिकल इन नेचर कैसे हो गया। हमने तो बताया जैसे कि ये कंपनीज कॉर्पोरेट हब्स इन सबको मैनेज करती हैं। अब भले ही कंपनी प्रॉफिट बनाए ना बनाए, लोग तो ऑफिस जाएंगे ही, तो इसका साइकिल लीनियर होना चाहिए या बहुत ग्रेजुअली अपवर्ड्स होना चाहिए। बट आप ये सोचिए, एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, काफ़ी अच्छा 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, कंपनी सोचेगी और ऑफिसेस खोले, तो जब और ऑफिसेस खोलेगी तब यहाँ कंपनी की एंट्री होगी, अप साइकिल आएगा और तब कंपनी यहाँ इन रोल आएगी। और वहीं डाउन साइड में अगर कंपनी ने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करा तो उनके शटडाउन्स में भी कंपनी को लॉस हो सकता है हमारी। तो इसलिए साइक्लिकल नेचर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स 59% होल्डिंग रखते हैं, FIIs 4.03%, DIIs क्लोज टू 13%, पब्लिक की बात करें 23% के आसपास की इनकी होल्डिंग है। और थोड़ी अच्छी बात अगर मैं बताऊं, कंपनी के पास प्लेज 0 है, डेट क्लोज टू नेगेटिव है। जी हाँ, क्लोज टू नेगेटिव मतलब 51 करोड़। मैं प्रिसाइज गारंटी नहीं दे सकता, बट 51 से 52 53 करोड़ इतना ही कंपनी के पास डेट है। और कंपनी की मार्केट कैप रेवेन्यू तो आपने देखा 3,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू, तो उसके सामने ये डेट कुछ भी नहीं है, तो इसे हम जीरो ही कंसिडर करते हैं। और कंपनी फैमिली ओन प्रमोटर है, सबसे हाईएस्ट प्रमोटर का स्टेक रघुनंदना तंगिराला है, 24% का इनका स्टेक है। FIIs ने अपनी होल्डिंग कम करी है, 12% 2023 में थी, वो कम करके 3% अप टिल नाउ कर दिया है। और वहीं DIIs ने अपना इन्फ्लो बढ़ाया है यहाँ।
तो हम मोरलेस कंसिडर कर सकते हैं कि एफ इस कंपनी में नहीं, इंडिया के मार्केट्स में ही थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखा रही है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले आता है पीई। पीई अगर हम यूटीएस का करंट पीई देखें तो 9x है, और एवरेज यूडीएस का पीई देखें तो कैसा रहता है 14 से 16x की रेंज में। करंट सेक्टर का पीई देखें तो सेक्टर का पीई 16.7 है, और सेक्टर का पीई ऑन एन एवरेज 40 के आसपास रहता है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं यूडीएस अभी अंडर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू पीई। अब हम पीईजी बेसिस पे देखते हैं। 3 साल का पीजी अगर हमने कैलकुलेट करा तो 0.33x आता है, और वहीं 5 साल का पीजी कैलकुलेट करा तो 0.45 से 0.7x आता है। तो ये दोनों साल का मिला के ये भी अंडर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू पीईजी। सेल्स और मार्जिन्स की अगर हम बात करें, कंपनी की सेल्स 500 करोड़ थी 2016 में। यहाँ आप देखिए 2016 में कंपनी की सेल्स 500 करोड़ थी। अब टिल नाउ जो सेल्स 3000 करोड़ के आसपास की आ चुकी है। तो रेवेन्यू कंपनी का बड़ा है, नो डाउट, बट ये आप ग्रीन लाइन अगर देख सकते हैं तो मार्जिन से है, मार्जिन्स मोर और लेस साइडवेज ही है। तो ये न्यूट्रल साइड में है क्योंकि मार्जिन साइडवेज है। अगर डाउन साइड में होता तो थोड़ा सा पैनिक वाला इशू होता, बट मार्जिन साइडवेज में है और काफी टाइम से साइडवेज में है। कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो प्रॉफिट फ्रॉम कोर ऑपरेशन स्टेबल नहीं है। जी हाँ, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैं बोलता हूँ प्रॉफिट फ्रॉम कोर ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, अच्छे हैं, स्टेबल हैं, बट इस कंपनी के स्टेबल नहीं है। कभी किसी फाइनेंशियल ईयर कंपनी के 5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है तो कभी फाइनेंशियल ईयर में 130 करोड़ का। तो स्टेबल तो आसपास में नहीं है कहीं भी। डेटर डेज कंपनी के बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो ऑपरेटिंग की अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा है, इससे हम बी ग्रेड देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम बात करें तो कंपनी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, केपेक्स कर रही है। जैसा हमने दिखाया कंपनी ने कितने एक्विजिशंस करे सेगमेंट वाइज, जिन जिन में कंपनी को एक्सपैंड करना था उन सेगमेंट्स में कंपनी ने एक्विजिशंस करे। तो कंपनी एक्विजिशंस केपेक्स काफ़ी सोच समझ के कर रही है। कंपनी एवॉन इशू के बाद से एक सेटबैक कंपनी को लगा है। एवॉन इशू में आपको कॉन कॉल वाले सेगमेंट में बताऊंगा क्या है कैसे है। तो इन्वेस्टिंग हमें अच्छा लगा। ये वन टाइम लॉस है, हर कंपनी में एक आधे बार होते हैं ये सारे इश्यूज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी 0 डिविडेंड्स दे रही है, जो कि अच्छी बात है। स्मॉल कैप होके कंपनी को डिविडेंड्स नहीं देने चाहिए, खुद पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी ने कोई डेट्स नहीं उठाए, माफ कीजिएगा, कंपनी के डेट्स कम हो गए हैं आफ्टर आईपीओ। ये अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब भी कोई कंपनी आती है आईपीओ मार्केट में तो उनका होता है एट मैक्स से भी एट मैक्स फंडिंग उठाएं, आईपीओ से जितना पैसा खींच सकें वो ले, फिर उसके बाद आईपीओ के बाद 2-3 साल बाद जितना डेट हो सके वो उतना उठाएं वैल्यूएशंस के चक्कर में। तो कंपनी के डेट्स कम हुए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के पास प्लेज नहीं है, नेग्लिजिबल डेट है, जैसे मैंने बताया 51 करोड़ के आसपास का डेट है, जो कि क्लोज टू नथिंग है। तो अगर कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो इसे मैं 2/3 देना चाहूँगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई लाइक इट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो गुड, बट ऑपरेटिंग में थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखें तो हमने 3 मेथड से कैलकुलेट करी है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, डीसीएफ मेथड, पीई मेथड और ग्राहम मॉडल की तरफ से। तो 270 का इसका इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा रहा है, और करंट प्राइस अगर हम देखें तो 150 और 160 के आसपास है। प्राइस टू सेल्स रेशियो भी अगर हम देखें, प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब है कंपनी 36 पैसा खर्च कर रही है 1 रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए। तो डिसेंट है। बहुत बार, बहुत नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 1 से कम होता नहीं है। एज अ बिजनेस ओनर आप खुद सोचिए, अगर आप 100 रुपए की चीज़ बेच पा रहे हो और उसको बेचने में आपको 10 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 90 रुपए का तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है। तो वही 36 रुपीज़ का कंपनी को एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है 100 रुपए की चीज़ बेचने में, तो ये काफ़ी गुड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस स्टॉक के अंदर तो ऑन एन एवरेज आपको
0.3% का प्रॉफिट देता है। मैं स्टॉक मार्केट के नज़रिए से नहीं बोल रहा, ये मैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के अगर मैं टेंसेस में जाऊंगा तो ये काफ़ी कट पिट के आएगा, बट मोर और लेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मालिक हैं एक कंपनी के, आप 100 रुपये डाल रहे हैं किसी चीज़ को या किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो 100 रुपये से 15.3 रुपीज़ आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। डेट की बात करें, जैसे मैंने बताया कंपनी का डेट क्लोज टू नेगेटिव है, 51 करोड़ है। एसेट्स की बात करते हैं तो 1200 करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं। इक्विटी की अगर हम बात करें तो 867 करोड़ की इक्विटी है। डेट टू इक्विटी हमने कैलकुलेट करी तो 0.06 है, जो कि काफ़ी लोअर एंड में है। डेट टू एसेट हमने इसलिए कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि डेट कंपनी के पास क्लोज टू नेगेटिव है। पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो पीयर कंपैरिजन में यूटीएस के कंपैरिजन में आते हैं क्वेस कॉर्प, SIS लिमिटेड, टीम लीज। आप screener.com में जाएंगे आपको अलग अलग नाम दिखेंगे, बट वो इसके डायरेक्ट पीयर्स नहीं हैं। ये हमने इसके डायरेक्ट पीयर्स ढूंढे हैं। मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो UDS 160 रुपये, क्वेस्कॉ 190 रुपये, SIS 300 रुपये, टीम लीज 1200 रुपये। तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो टीम लीज काफ़ी महंगा दिख रहा है। इससे आप एक चीज़ समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा अगर किसी का मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो वो मत खरीदो। अगर यहाँ सारे स्टॉक 1200-1000 की रेंज में होते तो मैं इसको और भी कंसिडर करता, बट हमारे पास और भी ऑप्शन है इससे कम प्राइस रेंज के, इसलिए मैंने इसको यहीं से ही एलिमिनेट कर दिया है। अब हम बात करते हैं मार्केट कैप की, तो UTS सबसे छोटा है और SIS सबसे बड़ा है। अब हम रेवेन्यू छोड़ते हैं, प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं। SIS के प्रॉफिट्स नेगेटिव में है, क्वेस के प्रॉफिट्स 200 करोड़ के हैं और वहीं UDS के प्रॉफिट्स 90 करोड़ है। अब हम मार्जिन्स की बात करते हैं क्योंकि एट द एंड हमें मार्जिन्स में खेलना है। तो SIS के मार्जिन है 3%, क्वेस कॉर्प के मार्जिन है 2% और हमारे स्टॉक के मार्जिन है 5.8%। तो मार्जिन्स में बीट कर देता है हमारे UDS इन दोनों को, SIS और क्वेस कॉर्प को। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें कि प्रॉफिट के मार्जिन्स क्या आ रहे हैं, तो भी हमारा UDS इन दोनों को बीट कर रहा है। तो मोर और लेस मुझे लगता नहीं आगे बताने की ज़रूरत है। तो मोर और लेस मैंने आपको जितने भी मेट्रिक्स में कंपेयर करा, UDS इज़ अ बेटर चॉइस फॉर मी। कॉन कॉल की हम बात करते हैं तो अब हम बताते हैं एवॉन वाला इशू क्या हुआ है। कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी थी एवॉन, जो कि ईमेल मैनेजमेंट का काम करती थी। तो वहाँ से कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल थे 28 करोड़। वो रिसीवेबल्स बैड डेट हो गए। बैड डेट का मतलब वो मिलेंगे नहीं अब 28 करोड़। 28 में से थोड़े बहुत जो मिले हैं वो है 5 करोड़। टोटल लॉस कंपनी का 23 करोड़ का हो गया है। तो ये एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है। जैसा मैंने बताया कि इनके क्लाइंटल्स काफ़ी कम होते हैं, तो कुछ भी एक इधर से उधर होता है तो उनकी बैलेंस शीट बिगड़ जाती है। जैसा आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, अपडेटेड सर्विसेज इरेगुलरिटीज वर 280 मिलियन इन सब्सिडरी। हम इनके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो एबिटा मार्जिन स्टेबल है 5.8% के आसपास। इनके मार्जिन 5 से 8% के आसपास ही रहते हैं, इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का डिक्लाइन हुआ है 70% से, और ये क्यों हुआ है? ये एवॉन वाले केस से हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 10% से बड़ा है। IFM सेगमेंट की बात करें, IFM अगर आपको याद होगा, क्लीनलीनेस, हाउसकीपिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो अपने हाईएस्ट एवर डिमांड में पहुंचा और ग्रो हुआ बाय 14%। और वहीं BSS, जैसा मैंने बताया, BPO, कॉल सेंटर, ये वाली चीज़ें, ये 9.5% से बढ़ी, बट इनके मार्जिन्स डिक्लाइन हो गए 4% ड्यू टू AI डिसरप्शन। और ये मैनेजमेंट ने खुद बताया। कंपनी के पास कैश इन हैंड काफ़ी अच्छा है, बट कंपनी उसे एक्विजिशंस के लिए होल्ड कर रही है। अगर हमने एनालिसिस में देखा कि कंपनी अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है, तो मैनेजमेंट क्यों नहीं बात कर रही या क्यों नहीं बायबैक कर रही? ये चीज़ कंपनी ने भी बोली, बट उनकी प्रायोरिटी अभी एक्विजिशंस, एक्सपेंशन में ज़्यादा है रादर देन बायबैकिंग। कंपनी ने ग्लोबल स्कूल ऑफ एविएशन खोला है, वो अपनी टीम कैबिन क्रूज में भी सप्लाई करती हैं। तो ग्लोबल स्कूल ऑफ एविएशन एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम है इनका। नाउ ऑपरेशनल, कंपनी अभी करेंटली 23 एयरपोर्ट्स में कामकाज कर रही है और इनके एयर इंडिया एक्सप्रेस ये अभी का रीसेंट क्लाइंट है।
तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 लीजिए। और वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।